नमस्कार। एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने, जो आप जानते हैं कि वो बहुत बढ़िया एक सफल जर्नलिस्ट रहे हैं और वर्तमान में वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हैं। आज इन्होंने की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ कई पैदल लंबी दूरी तक की यात्रा उनके साथ की थी। तो उन्होंने 10 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था, जो कि मैंने टीवी पे देखा, उन्होंने कहा था कि जातिवाद का बढ़ना लोकतंत्र के लिए शुभ है। तो बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं। और वर्तमान स्थिति में बिहार में खास करके जाति गणना हुई, जिसकी रिपोर्ट भी आप जानते हैं, कास्ट वाइज परसेंटेज और कैसे कैसे क्या हुआ वो सब आप देख रहे हैं। तो ये जाति जनगणना जो हुई है, तो इस जाति जनगणना ने बिहार के सभी जातियों में छोटी से बड़ी, जो भी छोटी से बड़ी का मतलब ये होता है कि इनकी संख्या कम और ज़्यादा, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। तो एक बड़ी ये घटना दुर्घटना इसको आप कह सकते हैं कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई उसके बाद से बिहार का परिदृश्य ही बदल गया। और आप देख रहे हैं कि चुनाव में पार्टी की लाइन बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि आप ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि जातियों और अपने समर्थक जातियों का एक गोलबंद हो गया है। और ये काफ़ी दुखद और सुखद दोनों स्थिति है। इस बीच में विगत मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में आप ये जान लीजिए कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल में दलितों पिछड़ों की सामाजिक चेतना में बहुत ज़्यादा इसमें विकास हुई है। और लोग अब चूँकि उनका कैलकुलेशन सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का कैलकुलेशंस था, हमेशा उन्होंने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जो कि गैर यादव गैर जाटव, उत्तर प्रदेश में खैर ज़्यादा ये रहा और जाटव की संख्या हमारे यहाँ बहुत, बिहार में मतलब कम है और उत्तर प्रदेश में बहुत है। तो इस तरह की राजनीति उन्होंने शुरू की, जिसका परिणाम आपको 2019 तक भी देखने को मिला। परंतु ये आज स्थिति ये हो गई है कि वो चेतना में परिवर्तित हो गई है। और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पूर्व में भी सूचना दी थी कि मोदी जी को के मन में मैं जा कर के बताऊँगा कि मोदी जी के मन के अंदर क्या है। वो तो मन की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके मन के भीतर क्या है उसकी झांकने की कोशिश की जाएगी और उसका वीडियो बहुत जल्दी ही होगा। मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ। परंतु अब थोड़ा सा विस्तार देने के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, फिर से मैं दोहरा दूँ कि योगेंद्र यादव ने 10 साल पहले तकरीबन, मैंने उनको टीवी पर ये देखा था कि उन्होंने कहा था कि बहुत मुझे आश्चर्य हुआ था इस बात पे कि ये कैसे कह सकते हैं, परंतु आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि जातिवाद बढ़ना चाहिए और जातिवाद बढ़ने से लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। तो जब मैं पहली बार सुना तो बहुत अटपटा लगा, परंतु ये एक बात भी ज़रूरी है कि यदि जातिवाद बढ़ता है, जातिवाद हमारे हिंदुस्तान में थी और है भी, और बिहार में खास करके जाति पर ही कंसंट्रेट होकर के वोट हुआ करता था। लेकिन ये एक सर्टेन ग्रुप ही इस चीज़ को अपनाए हुए थे। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा कि जाति जो है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में 3-4 जातियाँ हैं, 3-4 जातियाँ हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ कि सबसे एक है कि कॉरपोरेट जाति। ये
वो कास्ट ये कास्ट नहीं, यहाँ हमारे मैं बिहार के संदर्भ विशेषकर बताना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश से यानी हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में, तो मेरे विचार से ये हमारे देश में कॉरपोरेट एक कास्ट है। कॉरपोरेट कास्ट का मतलब ये हुआ कि उनके पास संसाधन है, ज़मीन है और 60% ज़मीन उन्होंने ऑक्युपाई करके रखा है। बहुत कम परसेंट है, जैसे कि आप मान के चलिए कि जैसे अंबानी अडानी के बारे में कहा जाता है, वो इकोनॉमिक तौर पे वो कॉरपोरेट जो है उनके पास संसाधन इतना ज़्यादा है कि भारत के कुल परसेंट में के आबादी का कुल परसेंट का आबादी का 50% से ज़्यादा उन लोगों के पास संपत्ति है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे मतलब हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में कॉरपोरेट कास्ट है। मैं कास्ट मैं डिफाइन करके मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच कास्ट एंड सच कास्ट, नो, ये कॉरपोरेट कास्ट है जिनके पास ज़मीन है, संसाधन है, पावर है और इसी संसाधन के वजह से और बाकी जातियों को वो उभार होने का मौका नहीं मिलता जो कि इनको मिलता है। दूसरा है डेवलप्ड कास्ट। कास्ट का डिफाइन कर रहा हूँ, पहला कॉरपोरेट कास्ट, दूसरा डेवलप्ड कास्ट और तीसरा है स्मॉल होल्डर कास्ट और चौथा है बॉटम कास्ट। ये चार मैं अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको बता दिया कॉरपोरेट कास्ट के बारे में, दूसरा डेवलप्ड कास्ट के बारे में। इनके पास 20% लैंड है और इनकी सामाजिक परिस्थितियाँ और नीचे जो दो कास्ट हैं उनसे बेटर है। ये डेवलप्ड है, इनके पास 20% लैंड आता है और लेकिन इनकी संख्या कम है। जैसे कॉरपोरेट की संख्या भी बहुत कम है, मान के चलिए कि 10 से 12% लोग होंगे और इसमें जो डेवलप्ड कास्ट है इसमें करीब आप मान के चलिए कि 30 to 35% का ये चंक है डेवलप्ड कास्ट। मैं बिल्कुल ही जाति के नाम नहीं ले रहा हूँ, ये डेवलप्ड कास्ट है। और तीसरा है स्मॉल होल्डर कास्ट, जो कि आप इसको स्मॉल होल्डर का मतलब हुआ कि वो छोटी छोटी ज़मीनें के मालिक हैं और वो किसान और खेती इसमें करते हैं। इसमें कई जातियाँ इसमें आती है। और तीसरा है बॉटम कास्ट। बॉटम कास्ट इन द सेंस कि वो नीचे, यानी कि उनके पास कोई ज़मीन का संसाधन नहीं है या ज़मीन भूमिहीन है, तो ये लोग हैं, ये इनकी तादाद भी बहुत बड़ी तादाद है। तो ये इन्हीं के बदौलत, बॉटम कास्ट के बदौलत ही कॉरपोरेट कास्ट का जीवन चलता है। और ये कॉरपोरेट कास्ट जो है, कॉरपोरेट कास्ट के यहाँ खेती बाड़ी मजदूरी ये बॉटम कास्ट के लोग करते हैं। इसमें डेवलप कास्ट नहीं जाता है, इसमें स्मॉल होल्डर कास्ट नहीं जाता है। तो ये इस प्रकार के का खेला हो रहा है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पर जातिगत स्थिति आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मुन्ना शुक्ला वैशाली से लड़ रहे हैं चुनाव, तो इन्होंने हमेशा आरजेडी का पहले विरोध ही किया था, परंतु आरजेडी से ही ये खड़े हैं। तो इनके तमाम सहयोगी यानी कॉरपोरेट कास्ट जो हैं इनके पक्ष में आ गए हैं। कल तक आरजेडी से दूरी बनाए रखे थे, परंतु सत्ता, और सबसे बड़ी बात है कॉरपोरेट कास्ट जो है हमेशा सत्ता से जुड़ा रहना चाहता है और बल्कि जुड़ा रहता है। ये केन प्रकरण अपनी वो जगह बनाता है। तो जहाँ संसाधन हो या कुछ भी हो, इसके बदौलत ये अपना और एकजुटता, कॉरपोरेट कास्ट में एकजुटता बहुत ज़्यादा दिखती है। और कम संख्या होने के बावजूद संसाधन से परिपूर्ण होने पर ये, और जो मैंने जो और जो 3 कास्ट बताए उनसे ये, परंतु ठीक इसके अपोजिट में ये कॉरपोरेट कास्ट जो है वैशाली में मुन्ना शुक्ला जी के साथ है। और पवन सिंह फिर काराकाट में आप आएंगे तो पवन सिंह की जाति जो है वो कॉरपोरेट स्टाइल की है और इनके साथ कॉरपोरेट की कास्ट जो है वो इनके साथ आती हैं। रितु जायसवाल शिवहर से है, तो रितु जायसवाल जो है वो डेवलप्ड कास्ट में आती हैं। तो ये डेवलप कास्ट
डेवलप कास्ट, और इन्होंने एक मेथड अपनाया है जिसमें कि स्मॉल होल्डर कास्ट और बॉटम होल्डर कास्ट, इन तीनों को अपने तरफ खींचने में उन्होंने काफ़ी सफलता पाई है। वहीं दूसरी ओर आनंद मोहन की पत्नी जो है इनके विरोध में खड़ी है, लवली आनंद, जिनको कॉरपोरेट कास्ट का अच्छा खासा वोट है और डेवलप्ड कास्ट का स्प्लिटेड वोट है, लेकिन कम संख्या में। तो इस परिस्थितियों को आप देखिए और समझिए। और उसके बाद हिना साहब है, तो हिना साहब वो मैंने आप ये मान के चलिए कि वो मुस्लिम कम्युनिटी है सीवान में, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये कॉरपोरेट कास्ट जो है इनके पीछे खड़ी है। उनको इवन कॉरपोरेट का जो मुख्य रूप से जो वोटर रहा है वो बीजेपी का वोटर रहा है, परंतु कॉरपोरेट कास्ट यहाँ पर हिना साहब के साथ जा रही है। क्यों जा रही है, इसका भी तो कारण आपको समझना होगा क्यों जा रही है। क्योंकि कॉरपोरेट कास्ट में एक बहुत ज़्यादा एक इस जातिगत जनगणना के बाद एक बहुत ऊहापोह की स्थिति में है, और वो हमेशा कॉरपोरेट कास्ट जो है वो हमेशा बीजेपी की ओर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में थी। जहाँ जहाँ सत्ता होगा वहाँ कॉरपोरेट कास्ट अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। इसी का उदाहरण है मुन्ना शुक्ला, या और भी जगह पवन सिंह, ये जो सारे खेल हो रहे हैं बिहार में, तो ये इसी पर आधारित है। तो आप ये समझिए कि संसाधन से परिपूर्ण कॉरपोरेट कास्ट हमेशा सत्ता से नज़दीकी रखना चाहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी हाल में ही यशवंत सिन्हा ने का एक इंटरव्यू था, नीलू व्यास जी ले रही थी, उन्होंने एक बात कही थी कि कॉरपोरेट को 20 सेकंड नहीं लगता है 20 सेकंड नहीं लगता है पाला बदलने में। कॉरपोरेट को 20 सेकंड नहीं लगता है पाला बदलने में। क्यों? क्योंकि उनको अपना संसाधन बचाना है, और जिनके साथ थे जिनके साथ होना है उनको 20 सेकंड में वो तुरंत। तब याद रखिएगा कि मोदी जी भी हाल में टेम्पो भर के आप सुने होंगे, वो क्यों कह रहे थे। ये निश्चित मैं इस बात पे मैं यकीन है मुझे कि कहीं ना कहीं जिनके बारे में मोदी जी ने कहा था वो कांग्रेस के संपर्क में निश्चित रूप से हैं। तो उनका काम है केवल और केवल सत्ता के साथ रहना। तो अगर परिस्थितियां मोदी जी के अगेंस्ट में जाती हैं तो उनको 20 सेकंड नहीं लगेगा पलटी मारने में। यही हाल बिहार में भी है। बिहार में कॉरपोरेट जो कास्ट है वो हमेशा सत्ता के पास रहना चाहती है। और सत्ता के पास क्यों रहना चाहती है? सत्ता के पास रहना चाहती है कि उनका संसाधन एक जगह जो है वो बना रहे। क्योंकि यदि स्मॉल होल्डर और बॉटम होल्डर ये दोनों मुख्यतः इनकी सरकार अगर जिस दिन बन जाएगी तो ये संसाधन भी उनके पास कॉरपोरेट के पास में नहीं रहेगा। अब तो सवाल ये भी उठता है, या कई लोग भी बोलते हैं, या मेरा भी मानना है कि संसाधन कॉरपोरेट कास्ट के पास इतना कैसे आया, इस पर अब बात होगी। समानता के अधिकार की बात होगी। जब बॉटम और स्मॉल होल्डर कास्ट का एक समीकरण बनता है और उसकी सरकार बनती है तो ये सब बात उठेगी। तो इन सब बातों को दबाने के लिए क्या होता है कि कॉरपोरेट कास्ट जो है हमेशा सत्ता के करीब रहता है और वो अपनी बात को संसाधन के बदौलत मनवाता है। तो यहाँ पे लड़ाई एक ग्रुप जो है कॉरपोरेट कास्ट जो है, कॉरपोरेट कास्ट का एक ही फैक्टर है कि उनको अपनी प्रभुत्वता बनाए रखना है और अपने समाज में एक उस संसाधन के बदौलत अपनी जगह पे बैठे रहना है
और अगर किसी प्रकार का हील हवाला होता है तो उनको संसाधन से अपनी संसाधन को लुटा करके अपनी बात मनवाना है। और जिसमें कि ये स्मॉल होल्डर कास्ट और बॉटम होल्डर कास्ट के नेता जो हैं, ये 5 स्टार आवा भगत से अपने इन 2 कास्ट के का रिक्वायरमेंट को भूल जाते हैं या भुला दिए जाते हैं ई कॉर्पोरेट कास्ट के हिसाब से। तो ये आप मान के चलिए कि हमारे मैंने बिहार में या हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में ये 70 वर्षों से यही खेला चला आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन ये बात बॉटम कास्ट और स्मॉल होल्डर कास्ट इस बात को उठाएंगे कि सवाल उठता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, और अगर कॉरपोरेट कास्ट के पास ज़मीनें हैं, संसाधन हैं, तो इनके पास आई कहाँ से? हिंदुस्तान में ये मुग़ल और सल्तनत और उस समय से जो राजा महाराजा हुए थे वो उन्होंने फलाने को लिख दिया, फलाने को लिख दिया। क्यों लिख दिया ज़मीन? क्योंकि वो साधन संपन्न थे और विकसित मानसिकता के लोग थे। तो विकसित मानसिकता के लोगों ने ज़मीन की कीमत को समझी और उन्होंने उस समय रिकॉर्ड कर लिया। तो सवाल फिर एक और ये भी उठेगा कि हमारे हिंदुस्तान में जब आज़ादी हुई, राजा महाराजाओं की संपत्ति ली गई, तो राजा महाराजाओं के द्वारा इनकॉर्पोरेट कास्ट को जो संपत्ति दी गई है वो कितना जायज़ है? ये सवाल कल उठेगा, आज नहीं। ये समझ आते आते अभी 10 साल और लगेंगे, लेकिन होगा ज़रूर। फिर यहाँ बहुत तरह की और भी बातें उठेंगी। जो जातियाँ की बात होती है, तो जाति से बढ़ के फिर और कुछ होने वाला है, और उसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारे हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में ये 8 से 10 साल के बाद खास करके एक मार्किंग पॉइंट है 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव। इसमें क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, परंतु बहुत बड़ी घटना होगी इन द सेंस कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं होगी, लेकिन एक परिवर्तन की क्रांति आएगी ज़रूर, और बात उठने लगेगी, संसाधन के वितरण की बात आएगी। तो कॉरपोरेट कास्ट यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। उनकी चालाकी पर ये बात दब सकती है और इनकी मूर्खता पर ये बात उभार आ सकती है। एक एग्जाम्पल भी आपको मैं दे देता हूँ इसी बीच में कि योगेंद्र यादव जैसे आप देखिए मुंगेर का चुनाव है। मुंगेर का चुनाव एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे जा रहा है। यदि मुंगेर के चुनाव में ललन जी हार गए और अशोक महतो जीत गए, तो अशोक महतो के जीत के बाद नीतीश कुमार का अस्तित्व खतरे में है। अशोक महतो का उभार नीतीश की सत्ता को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि वो चुनौती अगर जीत गए तो, मैं परिस्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, कल क्या होगा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर हार गए तो उनकी रफ्तार नीतीश कुमार को दबाने की कम हो जाएगी। लेकिन मैं अभी से बोल देता हूँ, येन केन प्रकरण नीतीश कुमार यदि गठबंधन में नहीं आते हैं और 2025 के चुनाव बीजेपी के साथ लड़ते हैं, तो अशोक महतो नीतीश कुमार का जगह ले सकते हैं। तो नवादा के याद नहीं आ रहा, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, कुशवाहा जी कोई हैं, वो और इनकी जोड़ी, दोनों की जोड़ी हर जगह दिख रही है।
और ये दोनों जो है कुशवाहा माने लव कुश के समीकरण को साधते हुए आप ये मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की राजनीति पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि इन परिस्थितियों को नीतीश कुमार भी खूब समझते हैं और यदि वो गठबंधन में आएंगे तभी उनकी सत्ता भविष्य के लिए भी बच सकती है, वरना मुश्किल है बचना। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो गठबंधन में इसलिए आएंगे, न कि बीजेपी का प्यार उनके साथ बहुत जुड़ा है, वो इसलिए नहीं क्योंकि अपनी सत्ता अपना वर्चस्व लव कुश में पकड़ इन सारी चीज़ पर एक ग्रहण लगने की संभावना है। इसलिए वो, मैं अभी भी कहता हूँ, इसलिए वो आएंगे गठबंधन में और उस गठबंधन में आने से ही नीतीश कुमार की परिस्थितियां बरकरार रह सकती हैं। अन्यथा अशोक महतो और मैं कुशवाहा जी, नवादा के कुशवाहा जो चुनाव लड़े हैं, वो दोनों मिलकर इस पूरे सत्ता को माने नीतीश कुमार के लव कुश के समीकरण को आरजेडी के साथ माने मर्ज कर देंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत होने वाली है। और यदि अशोक महतो जीत जाते हैं और इंडिया गठबंधन और यदि 50% या 45%, 40% तक भी यदि जीत हासिल कर लेती है, मैं चुनाव में स्पेकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ, अगर ये हो जाता है तो अशोक महतो जीत गए तो उनका बहुत बड़ा उभार होने वाला है और यदि हार गए तो वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उभार होगा लव कुश समीकरण को लेकर के। तो ये है, फिर से मैं आपको बता दूं, मेरे नज़र में 4 जातियां हिंदी भाषाभाषी राज्य में हैं। पहला है कॉरपोरेट कास्ट, जिनकी संख्या 10% से 15% के भीतर है और संसाधन पूरे प्रदेश का 60% इनके होल्ड में है। दूसरा है डेवलप्ड कास्ट, और जिनके पास संसाधन 20% है लेकिन सुखी संपन्न है। उसके बाद स्मॉल होल्डर कास्ट, और स्मॉल होल्डर कास्ट जिनके पास ज़मीन थोड़ी थोड़ी है और एक किसान के रूप में रहते हैं। इनके पास इनकी संख्या बहुत बड़ी है, परंतु फिर भी इनके पास सिर्फ 20% संसाधन है। मैं संसाधन में लैंड की बात विशेष रूप से कर रहा हूँ। और एक बॉटम कास्ट है जो भूमिहीन है और उनके पास लैंडलेस है, और यही बॉटम कास्ट जो है ये कॉरपोरेट कास्ट की खेती करते हैं और इन्हीं के ऊपर कॉरपोरेट कास्ट का संसाधन सफलीभूत होता है। अगर बॉटम कास्ट अगर कॉरपोरेट कास्ट के साथ न लगा रहे खेती बाड़ी और संसाधन में, तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये स्थिति हमारे हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र की है। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और उसके आगे फिर हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं मोदी जी के ऊपर, जो मैं आपको पहले से सूचना दे दिया हूँ। वो बहुत जल्दी आएगा और वीडियो में मैं मोदी जी के मन के भीतर की बात मैं बताऊंगा आपको कि मोदी जी क्या है, जो दिखते हैं वो हैं या जो दिखते हैं वो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर उसमें मिलते हैं। और आप अरविंद जी ऑफिशियल में जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। शेयर और लाइक करना ना भूलें, इससे हौसला बढ़ता है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।